फ्रेंड, आप सभी को फिर से स्वागत है कैम विजुअल में। तो जैसे कि हम टारगेट किए हैं CPET 2020, तो इसके लिए हम सीरीज ऑफ लेक्चर ला रहे हैं जो पिछले साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। तो लास्ट 2 क्लास में हम डिस्कस किए थे जो संबलपुर यूनिवर्सिटी का 2019 का क्वेश्चन। तो उस वीडियो को बहुत सारे बच्चे ने देखे हैं, लाइक भी किए हैं, कमेंट भी किए हैं, तो अच्छी रेस्पॉन्स मिली है। और कुछ बच्चे पूछे भी हैं कि साथ संबलपुर को छोड़ के उत्कल रेवेन्शा का भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो हम कोशिश करेंगे कि 20 आपका तो एग्जाम 19 है, तो उसके बीच कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन यहाँ आपको मिल जाएगा। तो हम पहले संबलपुर यूनिवर्सिटी को फोकस क्यों किए हैं, तो उसका एक ही रीजन है क्योंकि इस साल 2020 में जो क्वेश्चन आएगा वो संबलपुर यूनिवर्सिटी का फैकल्टी बनाएंगे, क्योंकि इस साल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो साइंस स्ट्रीम को पूरी संबलपुर यूनिवर्सिटी को दिया हुआ है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इसीलिए हम पहले संबलपुर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन को फोकस किए हैं। तो आज का लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2018 संबलपुर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा 2018 में पूछा गया है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो आज का जो लेक्चर है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आज का कॉन्सेप्ट आएंगे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये 2020 में भी आ सकता है और उसका रिलेटेड क्वेश्चन श्योर आएगा, ये दिल से आ रहा है। तो आप अंत तक इस वीडियो को देखें और हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझें और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और ये जब क्लास 12 में आप स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये वाला चीज आपको पढ़ाई जाती है कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस से क्वेश्चन है। तो है क्वेश्चन, A dilute aqueous solution of copper sulfate is electrolyzed using platinum electrode. The product at anode and cathode are। तो पूछा है कि एक इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट है, तो वहां पर उसको अगर इलेक्ट्रोलाइज करेंगे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ, तो कैथोड एंड एनोड में कौन सा प्रोडक्ट आएगा। तो बहुत इजी सवाल है ये। और ये सपोज आपका इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट जब वाटर के साथ डिजल्व होता है तो हमको पता है कि ये कॉपर सल्फेट स्प्लिट हो जाता है कॉपर 2+ में और SO4 2- में। सिमिलरली जो वाटर है वो भी स्प्लिट होके H+ एंड OH- देता है। तो यहाँ देख सकते हैं जो सॉल्यूशन में 4 आयंस हैं, एक कॉपर 2+, SO4 2-, H+ OH-। तो यहाँ से कॉपर 2+ एंड H+, ये दोनों कैटायन है, SO4 2- एंड OH- ये दोनों एनायन है। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस में करंट पास करते हैं, ये हमारा बैटरी है, तो जहां ये स्विच ऑन कंडीशन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, मूव करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, आपको पता है यहाँ एनोड मतलब क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जो कैथोड होता है वो होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, आपको पता है। और आपको अगर पता नहीं है तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको, A+ और कैथोड को C-, ब्लड ग्रुप की तरफ। तो A+ एनोड पॉजिटिव, C- कैथोड नेगेटिव, तो ये ब्लड ग्रुप की तरफ आप उसको याद रख सकते हैं। तो देखिए जब करंट फ्लो होगा यहाँ पर एनोड, ये तो हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में नेगेटिव आयंस इधर मूव करेंगे, तो SO4 2- OH- इधर मूव करेंगे। सिमिलरली ये नेगेटिव कैथोड है, तो यहाँ पर H+ और Cu2+ मूव करेंगे। तो पहले जो कैथोड तरफ देखते हैं, तो कैथोड में Cu2+ एंड H+ मूव कर रहे हैं,
तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो दो आयन हैं तो कौन पहले डिस्चार्ज होगा, तो कौन यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसके लिए एक डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी दिखा जाता है कि मतलब कौन सा प्रिफरेबल है पहले डिस्चार्ज के लिए। तो उसको देखने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चल जाएगा कि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है। तो ये है कैटायन का डिस्चार्ज थ्योरी, जो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी सीरीज एन ये है एनायन का। तो हम अगर कैटायन की बात करें तो देख सकते हैं Cu2+ एंड H+। तो Cu2+ यहाँ है, H+ यहाँ है। हम जब नीचे की तरफ जाते हैं इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू इंक्रीज होता है, यानी यहाँ पर Copper-2+ का वैल्यू ज्यादा है H कंपेयर टू H+। तो पहले डिस्चार्ज कौन होगा, Copper-2+ डिस्चार्ज हो जाएगा। तो Copper-2+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कॉपर हो जाएगा। तो जो एनोड में जो कैथोड में कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं एनोड में। तो एनोड में दो आयंस मूव कर रहे हैं, यहाँ पर SO2- एंड OH-। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू किसका है। तो यहाँ SO2- है, ये OH- है। तो देख सकते हैं यहाँ OH- का जो है डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू SO2-। तो OH- क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करके 4OH हो जाएगा। फिर जो 4OH होगा वो अनस्टेबल है, तो ये फिर से क्या होगा, ये डिसोसिएट होके H2O and O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गैस लिबरेट होगा वो है O2। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट कैथोड में क्या डिपॉजिट होगा, कॉपर, एंड एनोड में क्या लिबरेट होगा, O2। तो ये आपका आंसर है सी में दिया हुआ है O2 एंड कॉपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया हुआ है ये भी, और बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन हर एंट्रेंस में पूछी जाती है। तो क्वेश्चन बेस्ड क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ से पूछा गया है। 2 इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है और उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है और पूछा है इसका आयनिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो what will be the ionic strength of an aqueous solution containing 0.1 m NaCl and 0.01 m CaCl2। तो हमको पता है जो आयनिक स्ट्रेंथ है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हाफ इंटू समेशन ऑफ Ci इंटू Zi²। तो यहाँ पर Ci क्या है, ये है कंसंट्रेशन, और Zi क्या है, चार्ज। जो इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है उसका चार्ज क्या है। तो इसको हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोलाइट है इसीलिए C1Z1² प्लस C2Z2²। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, एक तो इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है NaCl और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है CaCl2। तो NaCl जब डिसोसिएट होगा ये Na+ एंड Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, और Na+ का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 और 0.1 Cl- का भी कंसंट्रेशन है। अगर CaCl2 डिसोसिएट होगा तो ये Ca2+ में कन्वर्ट हो जाएगा एंड 2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है ये है Ca2+ का एंड Cl- का। तो अगर ये वाला वैल्यू को हम पुट कर दें इस इक्वेशन में, मतलब उस इक्वेशन में, तो क्या होगा, देखिए हाफ ये हमारा हो गया, Ci क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ Ni 0.1, उसके बाद Na+ का स्क्वायर 1 है, फिर हमारा Cl- का कंसंट्रेशन 0.1 है, उसका चार्ज क्या है, -1 है। तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मैं 1 ही लिखा हूँ। फिर इस Ca2+ का कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है, 0.01, इसका चार्ज क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं चार्ज 2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 उसके बाद 2 यहाँ पर देख सकते हैं। और एक चीज इंपोर्टेंट, यहाँ पर जो Cl है 2 Cl है, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा उसके साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो 2 × 0.01 होगा, और इसका चार्ज क्या है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 0.1 प्लस ये भी 0.1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.04 और 0.02। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा 0.13 मोलर। तो ये जो ऑप्शन है डी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है डी। और बहुत
तगड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन हर साल और हर एंट्रेंस में पूछी जाती है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस फॉर्मूला को पहले याद रखिए, फॉर्मूला को साथ ये वाला चीज को जो डिसोसिएट होता है ये आपको आनी चाहिए। और जो डिसोसिएट में कौन सा कंसंट्रेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है ये भी आपको आनी चाहिए। तो ये है हमारा यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट और ये है यूनिबाइवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो आया हुआ है हमारा केमिकल काइनेटिक्स से, वो है एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट फॉर सर्टेन रिएक्शन इज डबल्ड टू बी is found to be doubled when temperature is raised from 27 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। What is the activation energy? तो पूछा है क्वेश्चन की जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो जाता है जब हम टेम्परेचर 27 से 37 तक लेके जाते हैं, और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन है। जब ऐसे दो रेट कांस्टेंट के बीच क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो आप डायरेक्टली इस वाला फॉर्मूला को यूज करना, जो हमारा है log K2/K1 इक्वल टू E/2.303 R इंटू 1/T1 माइनस T2। यहाँ पर K रेट कांस्टेंट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है और ये टेम्परेचर है, और R है कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रेट है K1 इक्वल टू K एंड K2 इक्वल टू 2K, क्योंकि रेट डबल हो रहा है तो हम K2 को 2K ले सकते हैं। और टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री, इसको हम अगर हम केल्विन में एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, और ये T2 दिया हुआ है 37, इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 310 केल्विन। फिर चलिए उसका डाटा सब डालते हैं। तो log K2 का वैल्यू क्या है 2K, K1 का वैल्यू K है, तो इसको अगर डालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा ये। तो यहाँ पर जो गैस कांस्टेंट R का वैल्यू क्या है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये जूल में इसका वैल्यू है R का, तो वैल्यू डालिए। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, फिर नेक्स्ट इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगा, और इसी तरह ये का वैल्यू क्या होगा आपको जूल में ये मिलेगा 53598.12 जूल। तो यहाँ पर हमको कुछ आंसर जो है जूल में नहीं दिया हुआ है, आंसर जो दिया हुआ है कैलोरी में दिया हुआ है। तो हम पहले कन्वर्ट कर देते हैं कैलोरीज को जूल से, सॉरी जूल को कैलोरी से। तो हमको पता है कि जो कैलोरी 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.18 जूल, सही है। तो 1 जूल इक्वल टू कितना होगा 1/4.18 कैलोरी हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना जूल दिया हुआ है, दिस जूल दिया हुआ है, तो इसको डिवाइड कर दो इसके साथ, तो आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1282.51 कैलोरी। तो वो आंसर हो जाएगा हमारा दिया हुआ है एक ऑप्शन सी 12800 कैलोरी। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर है सी। तो एक चीज, ये जो क्वेश्चन है मैं तो यहाँ सॉल्व कर दिया हूँ, लेकिन आप जब एग्जाम में करोगे विदाउट कैलकुलेटर ये वाला क्वेश्चन करोगे तो बहुत टाइम वेस्टेज हो जाएगा। तो मेरे सजेशन के हिसाब से इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ रहा है विदाउट कैलकुलेटर, तब ये क्या करना, ये वाला क्वेश्चन को लास्ट में करना अगर टाइम बचेगा तो। नहीं तो ये वाला क्वेश्चन क्या होगा आपका बहुत मतलब 15 मिनट आसपास ये क्वेश्चन ले जाएगा, 10 to 15 मिनट। तो मैं भी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग हूँ, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ मिलता है तो मैं उसको बाद में करता हूँ, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब एग्जाम के लिए बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। इजी है, डाटा सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन कैलकुलेशन जो है बहुत लेंथी है। तो अगर कैलकुलेटर दिया हुआ होगा तो बहुत इजी है, मतलब बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, नहीं तो इसको बाद में कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो थर्मोडायनामिक्स से आया हुआ है और डायरेक्ट ऑयलर्स थ्योरम के बेस पर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सपोज ए क्वांटिटी z इज ए फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x and y, दैट इज z इक्वल टू f(x,y). फिर दिया हुआ है इफ देयर आर चेंजेस इन x and y द अमाउंट ऑफ del x and del y, जो x and y का अमाउंट चेंज हो रहा है del x and del y पे। तो उसके बाद पूछा है देन व्हाट विल बी द चेंज इन z, z में क्या चेंज होगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑयलर्स थ्योरम से है। तो z जो है वहां पर f
जो फंक्शन है एक्स एंड वाई का जेड के साथ। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमको पता है, हम क्लास 12 में भी पढ़े हैं पार्शियल डेरिवेटिव की। तो यहाँ पर इस फंक्शन को हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो जेड का डेल जेड इसका डेल जेड हो जाएगा, तो उसका रेस्पेक्टिव डेल जेड एक बार इसको डेरिवेटिव करेंगे ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा, फिर इसको जब डेरिवेटिव करेंगे ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले लेते हैं डेल जेड इक्वल टू डेल जेड इंटू डेल एक्स, तो कांस्टेंट हो जाएगा वाई इंटू डेल एक्स प्लस डेल जेड इंटू डेल जेड बाय डेल वाई, तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन हो जाएगा, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा इंटू डेल वाई। तो ये डायरेक्ट ऑयलर्स थ्योरम से, और आपको अगर पार्शियल डेरिवेटिव आता है तो ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 जो आया हुआ है सरफेस केमिस्ट्री से, यहाँ पर पूछा है माइसेलाइजेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इज फेवर्ड। तो माइसेल के ऊपर क्वेश्चन है, तो माइसेल क्या है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि माइसेल जो होता है, एक सपोज कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, और कोलोइडल सॉल्यूशन में कोलॉइड्स सब अगर एग्रीगेट हो जाएंगे, तो एग्रीगेट जो होते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड उसको ही बोलते हैं एग्रीगेटेड कोलॉइड, और एसोसिएटेड कोलॉइड जो होता है वो है माइसेल। तो ये हमारा एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन में ये एग्रीगेट होकर कोलॉइड सब इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इसको बोला जाता है माइसेल, और एक एक इंडिविजुअल पार्ट को बोलते हैं सर्फेक्टेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें एंट्रोपी और एंथैल्पी का क्या होगा। तो दोनों देख सकते हैं, जब ये इंडिविजुअल, अगर ये इंडिविजुअल होंगे तो इसका मूवमेंट ज्यादा होगा, जब ये माइसेल फॉर्मेशन कर देंगे तो मूवमेंट क्या होगा, हिंडर हो जाएगा। तो ये भी एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस है, और एंट्रोपी डिक्रीज भी हो रहा है। फिर जब ये माइसेल ऐसे इंडिविजुअल थे और माइसेल फॉर्म कर रहे हैं, सॉरी जब सर्फेक्टेंट इंडिविजुअल थे और माइसेल फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पर हीट भी रिलीज होता है। तो ये जो प्रोसेस है दोनों फेवर्ड है, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये हाइड्रोजन एटम का एनर्जी लेवल पूछा है, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, और डायरेक्ट पूछा है। आपको अगर एनर्जी का एक्सप्रेशन पता है तो आप कुछ सेकंड में इसका आंसर कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है, द करेक्ट एक्सप्रेशन डिराइव फॉर द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का nth एनर्जी लेवल पूछा है, तो ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन है, En इक्वल टू -2 m(e)4 into h²। अगर कुछ एनर्जी लेवल पूछा होगा तो n की जगह पर वो वैल्यू डालना है, और h जो है प्लांक कांस्टेंट है, पाई है, मास है, और इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो आंसर ये है आंसर नंबर डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये थर्मोडायनामिक्स से फिर से आया हुआ है। तो थर्मोडायनामिक्स से ये पूछा हुआ है कि जो टेम्परेचर ड्रॉप्स, द टेम्परेचर ड्रॉप्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर 4 प्रोसेस दिया हुआ है। तो पहले एक आइसोथर्मल प्रोसेस होता है और एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वहां पर टेम्परेचर का वैल्यू 0, dt का वैल्यू, तो इसका कुछ रोल नहीं है क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप्स बोला है। तो आइसोथर्मल का ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए एंड सी ऐसे भी चला जा रहा है, तो बचा ऑप्शन नंबर बी एंड डी। तो यहाँ पर हमको देखना है इसका आंसर एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा कि एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा। तो जो होता है एडियाबेटिक प्रोसेस, वहां पर क्या होता है, Q इक्वल टू 0 होता है। तो Q 0 होने से फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इक्वल टू डेल E माइनस W, तो यहाँ पर डेल E वर्क डन के बराबर हो जाता है। तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, तो ये वर्क डन क्या होगा, लेस देन 0, क्योंकि एक्सपेंशन होने से ये सपोज सिस्टम है तो ये एक्सपांड हो रहा है, तब क्या हो रहा है, ये एनर्जी, हम एनर्जी उसको दे रहे हैं, तो एनर्जी क्या हो रहा है, उसको एक्सपांड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, सही है। और जो कंप्रेशन है, तो यहाँ पर कंप्रेशन होने से क्या होगा, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो जब एक्सपांशन है, एनर्जी सिस्टम वर्क डाउन कर रहा है, तो ये एक्सपांशन हो रहा है, तो एनर्जी लॉस हो रहा है। अगर एनर्जी लॉस होगा, तो हम आइडियल केस में पढ़े हैं कि अगर एनर्जी लॉस हो रहा है उसका मतलब टेम्परेचर वहां पर ड्रॉप हो रहा है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन, सही है। तो ये जो हो जाएगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन। फिर नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
जो क्वेश्चन नंबर 8 आया हुआ है फेज रूल से, तो यहाँ हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज देयर एट ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, वहां पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एक को एग्जिस्ट करते हैं एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट को बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस है, दोनों तीनों को एग्जिस्ट करते हैं एक पॉइंट पे, उसको ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं फेज क्या है, 3 फेज है, कंपोनेंट एक ही है, क्योंकि यहाँ पर एक को डिस्क्राइब करने से बाकी सब कुछ सेम रहेगा, दूसरों को भी पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रिपल पॉइंट है। तो यहाँ पर F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो कंपोनेंट C का वैल्यू क्या है 1, फेज क्या है 3 एंड प्लस 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम इज देयर एट ट्रिपल पॉइंट, तो आंसर है 0। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये आया हुआ है ली चार्टेलियस प्रिंसिपल के बेस पर। तो 4 इक्वेशन दिए हैं, तो N2 प्लस O2 2NO। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम पहले सपोज कैलकुलेट करते हैं डेल Ng। तो डेल Ng क्या होता है, वो होता है गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में जो ऑप्शन ए है, यहाँ पर डेल Ng वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर डेल Ng का वैल्यू है 1, यहाँ पर डेल Ng का वैल्यू है माइनस 1, और यहाँ पर देख सकते हैं डेल Ng का वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ पर 1 है डेल Ng का वैल्यू। तो वॉल्यूम का इफेक्ट क्या होगा, तो हमको पता है अगर डेल Ng वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेल Ng वैल्यू अगर 0 है तो वहां पर अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज भी करेंगे तो कुछ भी इक्विलिब्रियम का इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, दोनों साइड बराबर है। तो एक रिलेशन है बॉयल्स लॉ से, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड P इक्वल टू nRT। तो यहाँ पर P क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन नंबर ऑफ मोल्स के साथ, एंड V क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स दोनों का 0 हो जाएगा तो वॉल्यूम का भी इफेक्ट क्या हो जाएगा, वहां पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जहां पर आपको निकालना है डेल Ng वैल्यू देखना, जहां पर 0 है डेल Ng वो हो जाएगा, वहां पर प्रेशर का भी इफेक्ट नहीं होता है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, वहां पर वॉल्यूम एंड प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है जब डेल Ng वैल्यू 0 हो जाता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है सोडियम सल्फेट इज सॉल्युबल इन वाटर व्हेरेज बेरियम सल्फेट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल बिकॉज। तो अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी के ऊपर आएगा तब तो वहां आप चेक करना उसका हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, तब वो कंपाउंड क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर। तो यहाँ पर दे दिया है जो सोडियम सल्फेट है वो सॉल्युबल है, मतलब उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एंड डी ये दोनों क्वेश्चन जो है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। उसके बाद बेरियम सल्फेट के ऊपर आते हैं, तो पूछा है बेरियम सल्फेट जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है। स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी, एंड ये ऑप्शन नंबर सी पे दिया, सॉरी ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है। द लैटिस एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट इज मच मोर देन इट्स हाइड्रेशन एनर्जी। तो करेक्ट आंसर इसका बी है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिलिकेट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स ऑफ द SiO4 यूनिट। तो इसका आंसर है सीड सिलिकेट। तो सीड सिलिकेट का ये स्ट्रक्चर है, सम पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ जो टेट्राहेड्रल यूनिट है, तो यहाँ टेट्राहेड्रल यूनिट में आप देख सकते हैं वो ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन इसको शेयर कर रहा है, और इसका जनरल फॉर्मूला है SiO2n2n-। तो यहाँ पर जो आंसर है इस जो सिलिकेट बेस्ड क्वेश्चन का, इसका आंसर है ए सीड सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री से पूछा है, और ये क्वेश्चन पूछा है आपको द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन accompanying the formula of xenon and strontium from the absorption of slow motion by uranium 35 followed by nuclear fission।
तो न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस रहता है, उसको न्यूट्रॉन बॉम्बार्डमेंट करने से वो स्मॉलर आयंस में कंपाउंड न्यूक्लियस में ये स्प्लिट हो जाता है। तो यहाँ पर जो यूरेनियम 92-235 है, ये अगर एक एब्जॉर्ब करेगा एक न्यूट्रॉन तो 236 हो जाएगा, उसके बाद ये अगर स्प्लिट होगा तो जेनन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड स्ट्रोंशियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको पूछा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो कैसे करना है, तो m इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब यहाँ हम लेते हैं कि m नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एमिट हुआ है। तो पहले यहाँ पर चेक करते हैं उसका मास नंबर लेफ्ट हैंड साइड एंड मास नंबर राइट हैंड साइड, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो 236 इक्वल टू 139 प्लस 94 प्लस m इंटू 1, तो m हो गया। तो यहाँ पर अगर m का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एमिट हुआ है तो यहाँ पर 3 है आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13 क्वेश्चन पूछा है, if the bond length of CO bond in CO is 1.128 angstrom, then what will be the value of CO bond length in FeCO5? तो आपको 3CO का बॉन्ड लेंथ दे दिया है, आपको 3CO का बॉन्ड लेंथ कितना दिया हुआ है 1.128 angstrom, और पूछा है जब ये CO अगर Fe के साथ बॉन्ड करता है तो इसका बॉन्ड लेंथ में क्या चेंजेस होगा। तो इसको समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जो FeCO5 है वो है आपका TdP स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो CO का फ्री बॉन्ड लेंथ कितना है, तो हमको निकलना है इसका बॉन्ड लेंथ कितना है। तो इसके लिए पहले देख सकते हैं जो यहाँ पर क्या होता है, बैक बॉन्डिंग थोड़ा होता है, तो इस वाला पार्ट को देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग में आयरन कुछ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, CO को दे रहा है। जब आयरन कुछ इलेक्ट्रॉन CO को दे रहा है तो यहाँ क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर लेस हो जाएगा। तो क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो इलेक्ट्रॉन जब आयरन दे रहा है कार्बन ऑफ कार्बोनिल कार्बन, तो यहाँ पर FeC का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड क्या होगा, सॉरी इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर लेस होगा। ठीक, तो बॉन्ड लेंथ का बात करें तो ये बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ स्मॉल है, इसका बॉन्ड लेंथ, तो FeC का बॉन्ड लेंथ स्मॉल है, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा, CO का बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा। तो जब CO आयरन के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, CO का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन 3CO का 1.128 है, तो जब इसके साथ फॉर्मेशन करेगा इसका बॉन्ड लेंथ एनहांस हो जाएगा। तो एनहांस हो जाएगा तो ऑप्शन में देख सकते हैं एक ही ऑप्शन है जहां पर इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में 1.143 ज्यादा है, इससे ज्यादा है, और बाकी जो ऑप्शन है वो 1.128 से छोटा है, मतलब वो सब आंसर नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है ब्राउन कॉम्प्लेक्स, और उसको पूछा है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज X है, तो जो वाटर है उसका न्यूट्रल लिगेंड है, तो 5 × 0 प्लस NO नाइट्रोनियम, इसका चार्ज है +1 प्लस SO4 1 है, इंटू इसका चार्ज है -2 इक्वल टू 0। अगर कैलकुलेट करेंगे तो X इक्वल टू 1 है। तो देखिए ये पूरा लॉजिक क्वेश्चन है, एक मतलब 2-3 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन को तुरंत आंसर निकाल जा सकता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन आया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। यहाँ पर दिया हुआ है दो कंपाउंड, एक NiCN4 दिया हुआ है, NiCO4 दिया हुआ है। पूछा है ये दोनों डायमैग्नेटिक हैं, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो इसको लिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहाँ देखते हैं NiCN4 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, NiCO4 में X का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0 है। तो निकेल है एटॉमिक नंबर 28, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s 0। तो 4s अगर 0 है तो हम थोड़ा ये उसका ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं B में कितना इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इससे पेयरिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो CN है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसीलिए पेयरिंग हो जाएगा।
तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ एक वैकेंट है, ये एस, ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक d ऑर्बिटल वैकेंट है, इसका s ऑर्बिटल वैकेंट है, इसका 2 p ऑर्बिटल वैकेंट है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा dsp2। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं NiCO4 में। NiCO4 में देख सकते हैं d में 8 इलेक्ट्रॉन है, s में भी सॉरी s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो s में भी 2 इलेक्ट्रॉन इसका है। तो देख सकते हैं जो CO है ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करता है पेयरिंग के लिए, वो चाहेगा कि पेयर होने के लिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। जब शिफ्ट हो जाएंगे इसका पूरा d ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा। तो उसके बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन होगा, 1s and 3p, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है dsp2 and sp3। तो ये तो था पार्ट 1 क्वेश्चन, मतलब 1 से 15 क्वेश्चन अब 2018 संबलपुर यूनिवर्सिटी का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट में भी हमको लिख के बता सकते हैं। तो ये जो आज जो इस चैनल पे नया है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में और भी इस टाइप का वीडियो आएंगे, और जितना भी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो होगा और केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो होगा हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।